बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रैपिड रिवीजन ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इम्यूनो डेफिशिएंसी वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी इन्नेट इम्यून सिस्टम या अडैप्टिव इम्यून सिस्टम इन दोनों के अंदर आ सकती है। आपको ये भी पता है कि जो हमारे चाहे इन्नेट हो चाहे अडैप्टिव इम्यून सिस्टम है तो उसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: बी सेल और एंटीबॉडी, टी सेल, कॉम्प्लीमेंट और फेगोसाइट्स। इनमें डेफिशिएंसी आ जाए तो कोई ना कोई आपको इम्यूनो डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई है? ये आपको इस वजह से पता चलेगा कि कुछ इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा अनयूजुअली फ्रीक्वेंट है, अनयूजुअली सीवियर है और अनयूजुअल ऑर्गेनिज्म आ गया है। तो ये वाला वर्ड अनयूजुअल ये बताता है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी आ गई है। ठीक हो गया? तो जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है वो इन्नेट के अंदर भी आ सकती है, एक्वायर्ड के अंदर भी आ सकती है, अडैप्टिव में भी आ सकती है और ये हमारे इन्नेट में भी आ सकती है। जो मेजर इम्यूनो डेफिशिएंसीज होती है वो एक्वायर्ड होती है और मोस्टली ये इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन की वजह से हो सकती है। जैसे आपको पता है कि क्लोराम्फेनिकोल की वजह से माइलो सप्रेशन हो जाता है, जो मिथोट्रिक्सेट है इसकी वजह से भी माइलो सप्रेशन हो सकता है, मेडिकेशन की वजह से हो सकती है, ट्रांसप्लांटेशन की वजह से हो सकती है या कुछ डिजीज़ होते हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो एक्वायर्ड कॉजेज़ होते हैं और जो रिलेटिवली लेस कॉमन है वो कॉन्जेनिटल होते हैं। लेकिन कॉन्जेनिटल इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इन डिजीज़ को पढ़ने के बाद हमें ये समझ आएगा कि जो हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने मेजर टॉपिक से। पहला है कॉन्जेनिटल इम्यूनो डेफिशिएंसीज। कॉन्जेनिटल के अंदर आपने टी सेल की डेफिशिएंसी पढ़नी है, ठीक है। फिर आपने टी और बी दोनों की कंबाइंड डेफिशिएंसी पढ़नी है, बी सेल की डेफिशिएंसी पढ़नी है, कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी पढ़नी है और फेगोसाइट की डेफिशिएंसी पढ़नी है। तो ये था कॉन्जेनिटल। इसी तरह एक्वायर्ड आ जाएगा। एक्वायर्ड में भी आपने एक्वायर्ड टी सेल की डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड बी सेल की डेफिशिएंसी। तो हम पहले जो कॉमन है उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला एक्वायर्ड मेडिकेशंस, ठीक है, सॉरी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी है वो इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन की वजह से हो सकती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से हो सकती है, क्लोराम्फेनिकोल की वजह से हो सकती है। एक सिंड्रोम का नाम लिखा हुआ है कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। अब कुशिंग सिंड्रोम जिसके अंदर कोर्टिसोल या कोर्टिकोस्टेरॉइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, एंडोजीनियसली भी प्रोड्यूस हो सकता है या बाहर से हमने कोर्टिकोस्टेरॉइड दिया, इसकी वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। फाइनली कुशिंग सिंड्रोम की वजह से इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा एजिंग और प्रेगनेंसी की वजह से भी इम्यून सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता हमारा डिप्रेस हो सकता है। तो वो कौन कौन से एक्वायर्ड फैक्टर्स होते हैं? तो पहला आ गया, आपको बता दिया मैंने कि कोर्टिकोस्टेरॉइड, नंबर 1 कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है। इसके अलावा नंबर 2 एजिंग है, नंबर 3 प्रेगनेंसी है, नंबर 4 कैंसर होते हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी करवा देते हैं। फिर हम इनकी एग्जांपल को देखेंगे, स्पेसिफिकली हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्यूमर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, इसकी वजह से भी इम्यूनो सप्रेशन हो सकता है क्योंकि जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो क्राउड आउट कर देते हैं किसको? ल्यूकोसाइट प्रोजेनिटर सेल को। ठीक हो गया, ओके, उनकी जगह खा लेते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। अब है एक्वायर्ड टी सेल डेफिशिएंसी। अब पहले हम देख लेते हैं टी सेल की डेफिशिएंसी, फिर बी सेल की डेफिशिएंसी, फिर कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी और फेगोसाइट की डेफिशिएंसी। आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। मैं तकरीबन रोजाना 2 से लेकर 3 वीडियो अपलोड कर दूंगा इम्यूनो पर। 3 दिन में इम्यूनो को फिनिश कर लेंगे। तो पहला है टी सेल डेफिशिएंसी में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका आपने पढ़ना क्या है? इसका आपने एटियोलॉजी पढ़नी और एटियोलॉजी किस सेल को अफेक्ट करती है, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आएगी, तो इसका एटियोलॉजी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या एड्स बोलते हैं उसको। अब एड्स के अंदर आपको पता है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन काफी ज्यादा कॉमन होता है। वो किस किस का होता है वो आपने एचआईवी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना है। एड्स के अंदर जो सेल कम होते हैं वो होते हैं हेल्पर टी सेल। ठीक हो गया, लेकिन हेल्पर टी सेल के अलावा मोनोसाइट, मैक्रोफेज भी कम होना शुरू हो जाते हैं। एटियोलॉजी वायरस होता है, एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस हमारे CD4 सरफेस प्रोटीन, ऐसे सेल जिनके ऊपर CD4 सरफेस प्रोटीन होगा उनको इन्फेक्ट करने के बाद किल करना शुरू कर देंगे और इम्यूनाइजेशन का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा यानी जो स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन का रिस्पॉन्स काफ़ी पुअर होता है क्योंकि हेल्पर टी सेल की एक्टिविटी खत्म हो गई है। जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर चूंकि इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि कैंसर सेल हमारे इम्यून सिस्टम से बचना शुरू कर देंगे। और आपने हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर की तरह पढ़ा था, लॉस ऑफ इम्यून सर्विलेंस या फेलियर ऑफ इम्यून सर्विलेंस। ठीक हो गया, ओके। तो पहला आ गया, आपने नाम पढ़ना है, वो है एक्वायर्ड टी सेल डेफिशिएंसी के अंदर वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स आ गया। फिर इसके बाद जो दूसरा आएगा, यानी एड्स की एटियोलॉजी क्या होती है? एड्स की एटियोलॉजी होती है एचआईवी वायरस, जो CD4 सरफेस प्रोटीन वाले जो सेल्स होते हैं उनको किल करना शुरू कर देता है। हेल्पर सेल हो जाती है, मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा डिजीज है मीजल्स। मीजल्स वाले में होता क्या है?
मीजल्स भी एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके अंदर टी सेल किल होना शुरू हो जाती है, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर रैशेस आ जाती है, माइन्यूट रैशेस आना शुरू हो जाती है। इस पेशेंट जो जिसमें मीजल्स आ चुका है, तो उसमें अगर हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी को चेक करें, और आपको पता है कि जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है उसको चेक करने के लिए पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट या प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट दिया जाता है जो एंटीजन होते हैं, तो वो टेस्ट नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं। जब वो टेस्ट नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब इसमें डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी नहीं हुई। ठीक हो गया? ओके, ये वो टेस्ट था जो लेटेंट टीबी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये टेस्ट आपको मीजल्स में भी करवाना पड़ जाता है। ठीक हो गया? इन शॉर्ट इसमें भी वायरल इन्फेक्शन होगा, वायरस होता है, पैरामिक्सो वायरसेस होते हैं जो टी सेल के फंक्शन को उड़ा देते हैं। इसके बाद है एक्वायर्ड बी सेल डेफिशिएंसी। एक्वायर्ड में यानी कोई ना कोई बाहर वाला कोई कॉजेटिव एजेंट होगा, जेनेटिक नहीं होती। और पहला है मैल न्यूट्रिशन। आपको पता है कि अगर मैल न्यूट्रिशन होगा तो मैल न्यूट्रिशन की वजह से अमाइनो एसिड की सप्लाई कम से कम होगी। जब अमाइनो एसिड की सप्लाई कम से कम होगी तो इम्यूनोग्लोबुलिन की सिंथेसिस कम से कम होगी, तो पायोजेनिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है, स्पेसिफिकली ई कोलाई, निजेरिया। नेक्स्ट है एसिप्लिनिया। कभी कभार पेशेंट सर्जिकल स्प्लीनेक्टमी करवाते हैं जिसके अंदर स्प्लीन को निकाल देते हैं, क्योंकि कभी कभार इनको एब्डोमेन के ऊपर चोट आ जाती है। ट्रॉमेटिक स्प्लीनिक रप्चर हो सकता है, या कोई ट्यूमर हो सकता है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है जिसको बोलते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। चाहे जो मर्जी काज हो, चाहे ट्रॉमा है, चाहे कोई मैलिग्नेंसी है, चाहे कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इन्होंने स्प्लीन को निकाल दिया, ये स्प्लीनिया हो गया। तो अगर स्प्लीन काम नहीं कर रही, या स्प्लीन के ना काम करने की एक और वजह सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया में बहुत सारे जो एब्नॉर्मल आरबीसीज होते हैं वो स्प्लीन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, स्प्लीनिक इन्फेक्शन करवा देते हैं। अगर स्प्लीन काम नहीं करेगी, चाहे एनाटॉमिकल लॉस है, चाहे फंक्शनल लॉस है, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो न्यू एंटीजन है, न्यू एंटीजन का एंटीबॉडी रिस्पॉन्स वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। यानी जो न्यू एंटीजन है, आपको पता है कि स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करती है, जिस तरह लिम्फ नोड लिम्फ को फिल्टर करते हैं, लिम्फ नोड लिम्फ में एंटीजन को प्रोसेस करते हैं और एंटीजन को एंटीबॉडी के सामने दिखाते हैं, न्यू एंटीबॉडी बनाते हैं। तो जो एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स है न्यू एंटीजन के लिए वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो पहले से इनकाउंटर कर चुके एंटीजन वो तो बाकी रहेगा। ठीक हो गया? ओके। इसकी वजह ये लिखी है कि एंटीबॉडीज जिस सेल से प्रोड्यूस होती है वो प्लाज्मा सेल है, और ऐसे प्लाज्मा सेल जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, वो स्प्लीन को छोड़ने के बाद बोन मैरो में चले जाते हैं। लेकिन जब न्यू एंटीजन आएगा ही नहीं, क्योंकि स्प्लीन फिल्टर नहीं करेगी ब्लड को, तो फिर एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा। तो निमोकोकल सेप्सिस जिसको बोलते हैं हम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन होता है, तो उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है। ये बेबीसिया माइक्रोशाई इसके डिजीज हो सकता है जिसको बेबीसियोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी। एक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी, आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती है, लीवर प्रोड्यूस करता है। तो अगर लीवर फेल हो गया, अब लीवर के फेल होने की क्या वजह हो सकती है? सिरोसिस हो गई है, हेपेटाइटिस बी का वायरस है, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, इस केस में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। वंस अगेन पायोजेनिक इन्फेक्शन काफी कॉमन हो जाएगी। मैल न्यूट्रिशन, वंस अगेन आपको पता है कि लीवर ने प्रोटीन्स को बनाना है और प्रोटीन के लिए सप्लाई चाहिए, तो फिर आपको कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है। वंस अगेन जो बी सेल की डेफिशिएंसी या कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी इसकी वजह से, या फेगोसाइट की डेफिशिएंसी की वजह से पायोजेनिक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो गया? नेक्स्ट है एक्वायर्ड फेगोसाइट डेफिशिएंसी। तो इसमें एक ही है, वो है न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफिल का काउंट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, तो वो कुछ पायोजेनिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इसकी वजह से हो सकता है, या ग्राम नेगेटिव डॉट्स, एंटेरिक ट्रैक, इनकी वजह से भी हो सकता है। ओके, तो अगर न्यूट्रोपीनिया हो गया तो इनके इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अब वो न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफिल कम क्यों हुई है? कोई हमने साइटोटॉक्सिक ड्रग यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल आपको यूज़ कर ले एंटी कैंसर ड्रग है, मिथोट्रेक्सेट है, या फिर ल्यूकेमिया हो गया। ल्यूकेमिया में जो बोन मैरो होती है वो ल्यूकेमिक सेल से भरी पड़ी होती है, और ल्यूकेमिक सेल होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, कोई फंक्शन नहीं करते। तो जो ल्यूकेमिक सेल सारा का सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लेंगे तो नॉर्मल सेल के लिए कुछ जगह नहीं बचेगी, या फिर न्यूट्रोफिल की ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो फिर जो इन्फेक्शन होती है स्टेफिलोकोकस, इनके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं। तो ये थे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब हम पढ़ लेते हैं कंजेनिटल। कंजेनिटल में भी हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी से। ओके, आपको पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसके 3 पाथवे होते हैं, क्लासिकल, अल्टरनेटिव और लैक्टेन पाथवे। ठीक हो गया? और आपको ये भी पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट कर सकता है, इन्फ्लेमेशन वाले पाथवे को या इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कॉम्प्लीमेंट करता है, ऐड करता होता है। ओके, और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट के अंदर कॉम्प्लीमेंट डिपेंडिंग साइटोटॉक्सिसिटी, CDC, ये भी इसकी वजह से हो सकती है। इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन, ये भी कॉम्प्लीमेंट की वजह से हो सकती है, जो ऑटोइम्यून और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलती है।
अब कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी ये क्या होती है, ये कॉम्प्लीमेंट वाले चैप्टर के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। या इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन या टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी ये क्या होती है, ये मैं हाइपर सेंसिटिविटी वाले चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इन दोनों को देख लीजिएगा। अब चैप्टर नंबर 63 कौन सा होता है, अगर आप इस चैप्टर में आओ कॉम्प्लीमेंट वाले में, तो इसमें थोड़ा बहुत इन्होंने कुछ बातें एक्सप्लेन की है जिसमें कॉम्प्लीमेंट को ज़्यादा ओवर एक्टिवेटेड हो जाते हैं बाय C1 इनहिबिटर डेफिशिएंसी। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली क्या कॉम्प्लीमेंट जो C1 होता है इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए एक C1 इनहिबिटर होता है जिसको C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर कहते हैं। जब C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर की डेफिशिएंसी हो जाएगा तो हेरिडिटरी एंजियोएडिमा हो जाएगा। जब हेरिडिटरी एंजियोएडिमा हो जाएगा तो फिर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन वगैरह, यानी एंजियोएडिमा आपको मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा एक्टिव होगी, इन्फ्लेमेशन करवा देगी, वेसल्स का एडिमा होगा, ठीक हो गया। दूसरी तरफ पैरोक्सिमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन इसके अंदर ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल ये CD59 प्रोटीन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एनकोर के तौर पे काम आता है, और CD59 प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को बचाती है बाय मैक। लेकिन जब ये GPI की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो CD59 को सपोर्ट नहीं मिलेगी। अब CD59 को सपोर्ट नहीं मिलेगी तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब CD59 की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो हिमोलिसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, मैक इनको उड़ाना शुरू कर देगा। ओके, तो इन दो डिसऑर्डर के अंदर आप कॉम्प्लीमेंट का ओवर एक्टिवेशन पढ़ते थे। पहला हेरिडिटरी एंजियोएडिमा, दूसरा पैरोक्सिमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन। अब हम इनकी डेफिशिएंसी को पढ़ लेते हैं। अगर C1 C3 C5 इनकी डेफिशिएंसी होती है या लेट एक्टिंग कंपोनेंट C6 C7 C8 तो इनकी वजह से पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमन हो जाती है। अगर C3 की डेफिशिएंसी होती है तो फिर स्टाफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन हो जाता है, MCQ में आता है। अगर मैक की डेफिशिएंसी होती है तो इसके बाद आपको पता है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बाद ग्राम नेगेटिव कोकाई वाला चैप्टर आता है ना, तो उसमें निजेरिया मेनिंजाइटिस और निजेरिया गोनोरियाई मेनिंजोकोकस और गोनोकोकस का इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन हो जाता है। इसके बाद चलते हैं फेगोसाइट की डेफिशिएंसी। फेगोसाइट की डेफिशिएंसी के बाद इसके बाद आपको पता है कि जो फेगोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, हमारे इनेट के अंदर आते हैं, और इनेट के ऊपर जो रिसेप्टर्स आते हैं उनको बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को सेंस करते हैं, जो एक जनरल पैटर्न होता है, तकरीबन तमाम माइक्रोब्स में कॉमन होता है। स्टार्ट करते हैं फेगोसाइट डेफिशिएंसी। फेगोसाइट्स में न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मैक्रोफेजेस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। पहला डिजीज है क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, पहले हम इटियोलॉजी को देखते हैं। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर यह होता है कि जो फेगोसाइट्स हैं उनका माइक्रोबाइसिडल प्रॉपर्टी या वो मैकेनिज्म जिसकी वजह से वो माइक्रोब्स को किल करते हैं वो डिफेक्टिव हो जाता है। इनके पास एंजाइम NADPH ऑक्सीडेज नहीं होता। अब जो NADPH ऑक्सीडेज से करता क्या था, NADPH ऑक्सीडेज ये फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता था, ये ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब ये एंजाइम नहीं होगा तो सुपर ऑक्साइड रेडिकल और हाइड्रोजन परऑक्साइड रिलेटिवली कम बनेगी, कोई ऑक्सीडेटिव बर्स्ट नहीं होगा। जब ऑक्सीडेटिव बर्स्ट नहीं होगा तो पायोजेनिक इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल स्टाफिलोकोकस ऑरियस, ग्राम नेगेटिव रॉड्स एंटेरिक लाइक सिलेशिया बर्कुलडोरिया। बर्कुलडोरिया हम इसको बोलते हैं, सूडोमोनास को बोलते हैं, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ये भी अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन आता है। ठीक हो गया, ठीक है। तो इनके ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के खराब होने की वजह से इनके इन्फेक्शन काफी कॉमन हो जाती है। ठीक है, चलो अगर ये NADPH ऑक्सीडेज डिफेक्टिव है लेकिन क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज वाले कुछ पेशेंट्स होते हैं जो जिनमें कि फेगोसाइट H2O2 को यूज कर सकते हैं, कभी कभार माइक्रोब्स H2O2 यूज करते हैं तो वो उनको तो किल कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कैटालेस पॉजिटिव, जो कैटालेस पॉजिटिव होते हैं ये H2O2 को डिग्रेड कर देंगे। ठीक हो गया, यानी H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देंगे। इस केस के अंदर जो क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनके फेगोसाइट किसी भी काम के नहीं होते, किसी भी इन्फेक्शियस पार्टिकल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो कैटालेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें आपको पता है कि स्टाफिलोकोकस ऑरियस आता है जो TB वाले हैं। ठीक हो गया, ओके। जबकि कैटालिस नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकाई, वायरल, माइक्रोबैक्टीरियम, प्रोटोजोल इन्फेक्शन ये रिलेटिवली लेस कंसर्न होते हैं, क्योंकि इस केस में जो कैटालिस होगा, जो एंजाइम नहीं होगा तो H2O2 नहीं टूटेगा। ठीक हो गया, ओके। जो ये वाला क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज है, एक्स-लिंक्ड डिजीज होता है। लेबोरेटरी के अंदर हम इसको डायग्नोस करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाई रिडक्शन टेस्ट, जिसको NBT रिडक्शन टेस्ट बोलते हैं। या दूसरा टेस्ट होता है डाइक्लोरोफ्लोरेसिन टेस्ट, डाइक्लोरोफ्लोरेसिन टेस्ट DCF। NBT टेस्ट के अंदर आप करते क्या हो, NBT टेस्ट के अंदर आप न्यूट्रोफिल को आइसोलेट करते हो और डाई देते हो। नॉर्मली जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो डाई के कलर को ब्लू बना देते हैं, लेकिन अगर क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज वाला पेशेंट है तो उसके अंदर जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। DCSF के अंदर होगा क्या,
ऐसे सेल जो DCSF को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, उनको फ्लो साइटोमेट्री से हम सेंस कर लेंगे। ट्रीटमेंट हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर ग्रैनुलोमा की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। ग्रैनुलोमा जिनका मेन पर्पस ये है कि अगर हम किसी माइक्रोब्स को मार नहीं सके, लेकिन इसको क्लोज कर लेंगे, इसके अगेंस्ट वॉलिंग ऑफ बना लेंगे। लेकिन कभी-कभार ग्रैनुलोमा इतना बड़ा हो सकता है कि स्टोमक की ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है, एसोफेगस की ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है, ब्लैडर की ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है। ग्रैनुलोमा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट है चियाडिक हिगाशी सिंड्रोम। चियाडिक हिगाशी सिंड्रोम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें भी पायोजेनिक इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होगा, मेनली स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। मसला क्या होगा? मसला ये है कि एक मर्तबा किसी फेगोसाइट्स ने किसी माइक्रोब को इंजेस्ट कर लिया, फेगोसाइटोसिस कर ली। फेगोसाइटोसिस करने के बाद लाइसोसोम ने उस माइक्रोब के साथ फ्यूज़ होना था, लेकिन अगर लाइसोसोम फ्यूज़ ना कर सके फेगोसोम के साथ, तब ये डिज़ीज़ आ जाएगा, ठीक है? इन केस कि अगर फ्यूज़ कर भी ले, तो जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते लाइसोसोम के, और फिर लाइसोसोम काफ़ी मोटे-मोटे नज़र आते हैं, काफ़ी फूले हुए नज़र आते हैं, ग्रैन्युलर इंक्लूजन बॉडीज़ देखने को मिलती है, ओके? और इसके अलावा इन डिज़ीज़ के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं, उनके न्यूट्रोफिल किसी काम के नहीं करते, यानी कीमोटैक्सिस में सही तरह फंक्शन नहीं कर पाते। कीमोटैक्सिस के लिए मोटिलिटी चाहिए, मोटिलिटी के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन चाहिए, ठीक हो गया? ओके? यानी इसके अंदर जो जीन म्यूटेंट होगा, वो एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को एन्कोड करता है, जो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है। अगर लाइसोसोमल प्रोटीन डिफेक्टिव होगी, लाइसोसोमल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकी, तो लाइसोसोमल एंजाइम्स होंगे ही नहीं। जब एंजाइम्स नहीं होंगे, तो लाइसोसोम तो इंगल्फ तो कर लेंगे, मे बी फ्यूज़ भी कर ले, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट एडहेरेंस डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम से लग रहा है कि ल्यूकोसाइट की एडहेरेंस खराब हो जाएगी। इसके बाद है साइक्लिक न्यूट्रोपिनिया, ठीक है? ये एक्स लिंक्ड था, रिसेसिव ही होगा। इसके बाद जो चियाडिक हिगाशी सिंड्रोम है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये वाला इसको भी हम ऑटोसोमल रिसेसिव बोलते हैं, लेकिन ये वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी तीनों कैटेगरी का आपको डिजीज देखने को मिल रहा है। इन सब में पायोजेनिक इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है? अब आपको ये पता है कि जो ल्यूकोसाइट की एडहेरेंस होती है, वो कुछ सेल एडहेरेंस मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लेकिन अगर फेगोसाइट्स की सरफेस के ऊपर जो एडहेरेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, LFE है, अगर ये डिफेक्टिव हो जाए, तो फिर क्या होगा? ये किसी काम की एडहेरेंस नहीं होगी। और आपको ये भी पता है कि जो स्टेबल एडहेरेंस होती है, वो इंटेग्रिन की वजह से होती है। लेकिन इंटेग्रिन प्रोटीन के जीन में म्यूटेशन आ जाती है, तो फिर एडहेरेंस नहीं हो पाएगी। जब एडहेरेंस नहीं हो पाएगी, तो ट्रांसमाइग्रेशन भी नहीं हो पाएगी। जब ट्रांसमाइग्रेशन नहीं हो पाएगी, तो कीमोटैक्सिस भी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है साइक्लिक न्यूट्रोपिनिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इस पेशेंट में साइक्लिक न्यूट्रोपिनिया देखने को मिलेगा कि 6 दिन का 3 से लेकर यानी 21 दिन का साइकिल चलेगा। इस 21 दिन में 3 से लेकर 6 दिन ऐसे हो गए जिसमें इसका न्यूट्रोफिल काउंट 200 पर माइक्रोलीटर से भी कम हो जाएगा। आपको पता है कि WBC में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होते हैं। जब न्यूट्रोपिनिक स्टेज होगी, तो पायोजेनिक इन्फेक्शन होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगी। कॉज क्या होगा? म्यूटेशन इन द जीन इनकोडिंग न्यूट्रोफिल इलास्टेस। ये इसके कॉजेटिव एजेंट को आपने पढ़ लेना है। अब बारी है फेगोसाइट्स के रिसेप्टर की, ठीक हो गया? कुछ रिसेप्टर सरफेस के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जिनको बोलते हैं टोल लाइक रिसेप्टर 5 एंड मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन। कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमराइजेशन डोमेन और रिग हेलिकेज, ठीक हो गया? अब इनमें एक डेफिशिएंसी आ सकती है, यानी कुछ रिसेप्टर होते हैं सरफेस के ऊपर, कुछ होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके? इन्नेट इम्यून सिस्टम के सेल्स के, मैक्रोफेजेस के, डेंड्रिटिक सेल के, न्यूट्रोफिल के। अगर टोल लाइक रिसेप्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो टोल लाइक रिसेप्टर की डेफिशिएंसी की होने की वजह से ये जो बैक्टीरिया के ऊपर जो फ्लैजेलन होती है, फ्लैजेलन ये वो प्रोटीन है जो फ्लैजेला को बनाती है, तो जो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। अगर मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो लैक्टिन पाथवे नहीं चलेगा। जब लैक्टिन पाथवे नहीं चलेगा, तो कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी। जब कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन अगर लैक्टिन से नहीं होती, तो वो क्लासिकल या अल्टरनेटिव से अपने आप को कंपनसेट कर लेगा, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये माइल्ड कंडीशन है। इसके बाद है रिसेप्टर विद इन इन्नेट इम्यून सेल। अब जो नॉट रिसेप्टर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमराइजेशन डोमेन। अब ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी होती है, तो इन्होंने ग्राम पॉजिटिव के पेप्टिडोग्लाइकेन को नोट करना होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को। लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाएगी, तो इनकी वजह से क्रोन डिजीज हो जाएगा, ठीक है? अब ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि गट की जो बैरियर इम्यूनिटी वो खत्म हो गई है, और बैक्टीरिया इंटेस्टिनल वाल को इन्वेड करना शुरू कर देंगे, तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो जाएगा, ठीक है? तो क्रोन डिजीज हो जाएगा। चौथा है रिग हेलिकेस। जो रिग हेलिकेस होता है, ये वायरल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है, जो रेप्लिकेशन के दौरान बनता होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को। लेकिन जब ये नहीं होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो वायरस के रेप्लिकेशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे और इंटरफेरोन रिस्पांस काफ़ी कम हो जाएगा।
तो ये इसकी वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस रेप्लिकेट कर सकता है, ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो हमने फेगोसाइट की डेफिशिएंसी भी पढ़ लिया, हमने कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी भी पढ़ लिया, हमने इनके रिसेप्टर की डेफिशिएंसी भी पढ़ लिया। अब बारी है बी सेल की डेफिशिएंसी की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बी सेल की डेफिशिएंसी, अगर कॉन्जेनिटली डेफिशिएंसी होती है बी सेल के नंबर की या फंक्शन की, तो फिर आपको एंटीबॉडी का लेवल कम देखने को मिलेगा, यानी कि एक्टिविटी देखने को कम देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। और आपको ये पता है कि जो डेफिशिएंसी होती है ये कब आना शुरू हो जाती है? 6 से लेकर 12 महीने के बाद, क्योंकि इससे पहले जो इन्फेंट होता है इसके अंदर मैटरनल एंटीबॉडी होती है, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है। ठीक हो गया। इस केस में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। चलते हैं इनके डिजीज़ की तरफ। पहला डिजीज़ है एक्स लिंक्ड हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया। ठीक है, गैमा ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। हाइपो कम बनेगी, एक्स लिंक्ड है, आईजीए डेफिशिएंसी। फिर इसके बाद नंबर 3 है हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। नंबर 4 कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एक्स लिंक्ड हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया, इसमें होगा क्या? अब एक्स लिंक्ड है तो मेल्स में ज़्यादा होगा। इसके अंदर ए एम डी ई जी इन सब की डेफिशिएंसी होती है। और जो बी सेल है वो तो नज़र ही नहीं आते, फीमेल कैरियर होती है, मेल्स अफेक्टेड होते हैं। लेकिन जो बी सेल से पहले जो बनते हैं प्री बी सेल, वो मौजूद होते हैं, लेकिन वो प्री बीटा सेल मैच्योर बीटा सेल में डिवाइड नहीं हो पाते। बीटा सेल बोल रहा, बी सेल होना चाहिए था। अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा प्री सेल या प्रीकर्सर सेल। प्रीकर्सर से मेच्योर नर्व सेल बनने हैं, तो ये वाला स्टेप खराब हो जाता है। किसके अंदर, किस डिजीज के अंदर खराब हो जाता है? हाइपो एक्स लिंक्ड हाइपोगैमा, जिसको ब्रूटन गैमा ग्लोबुलिनिया बोलते हैं, तो उसको मैं ब्रूटन डिजीज बोलूंगा। इसके अंदर ऐसे जीन में म्यूटेशन आती है जो कि टायरोसिन काइनेज को इनकोड करता था, और ये टायरोसिन काइनेज सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे से प्री बीटा या बी सेल को बी सेल में कन्वर्ट करा देता है मैच्योर के अंदर। फाइनली इसकी वजह से पायोजेनिक इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के चांसेस बढ़ जाते हैं। और टाइटस मीडिया हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। लेकिन ये 6 महीने के बाद ही होगी, जब मैटरनल एंटीबॉडी मजीद नहीं बचेगी, मजीद प्रोटेक्शन ही होगी। अब आईजीए डेफिशिएंसी, आईजीए की डेफिशिएंसी अब ये मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी क्लास डेफिशिएंसी है। इसमें जो आईजीए की डेफिशिएंसी हो जाएगा, और आईजीए आपको पता है कि सिक्रीशन, जहाँ पे सिक्रीशन होती है वहाँ पे आईजीए होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, जीआईटी हो गया, जेनिटल ट्रैक हो गया, वहाँ पर आईजीए होती है। अगर ये डेफिशिएंट होगी तो फिर होगा क्या? तो डेफिशिएंट होगी तो फिर जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पीआई के जरिए अटैच होते हैं उनके इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि जो आईजीए वाली डेफिशिएंसी वाले पेशेंट होते हैं उनमें फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर आईजीजी और आईजीएम का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको कंपनसेट कर देती है। अब आईजीए की डेफिशिएंसी क्या होती है? क्लास स्विचिंग नहीं हो पाती, क्लास स्विचिंग नहीं हो पाती। ठीक है, क्लास स्विचिंग का मतलब है पहले आईजीएम वाले बनते हैं, फिर उन्होंने स्विच होना होता है, डिफरेंट उसकी तरफ जाना होता है। इसके बाद है हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। हाइपर आईजीएम सिंड्रोम में होगा क्या? इस सिंड्रोम में भी पायोजेनिक इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब मसला होता क्या है? इसमें बी सेल नॉर्मल बन रहे होते हैं, लेकिन एक जीन होता है जो CD40 लाइगेंड को इनकोड करता है। अब CD40 लाइगेंड होता क्या है? ये वो लाइगेंड होता है जो टी सेल एक्सप्रेस करते हैं अपनी सर्फेस के ऊपर, और वो दूसरे सेल को एक्टिवेट करवाते हैं जिनके ऊपर CD40 होता है। अब CD40 ये टी सेल की हेल्प के कंपोनेंट होता है, स्पेसिफिकली एक टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें होगा क्या? जो टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर नाम से लग रहा है कि इन्होंने बी फॉलिकल्स को, लिम्फाइड फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाना है। अगर उन पर CD40 लाइगेंड नहीं होगा तो वो CD40 रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगी। CD40 रिसेप्टर बी सेल के पर पड़ा हुआ होता है, और इस रिसेप्टर के एक्टिवेशन की वजह से जो बी सेल होते हैं उनकी क्लास स्विचिंग होती है, मतलब वो आईजीएम के अलावा कुछ और प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ये अगर म्यूटेशन आ जाती है CD40 लाइगेंड के अंदर, तो CD40 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आईजीएम होगी, कोई आईजीजी, कोई आईजीए, कोई आईजीई नहीं होगी। तो उसको बोलते हैं हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। सिर्फ आईजीएम ही होगी, क्या कर लेंगे हम आईजीएम के अकेले। इसके बाद है कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी। हीटेरोजीनियस डिसऑर्डर होते हैं, इनके अंदर आईजीजी का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। वन सेकेंड पायोजेनिक इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब इसका कॉज क्या होता है? वैसे इसका कॉज अननोन है, लेकिन ये लिखा है कि हेल्पर टी सेल में फंक्शनल डिफेक्ट होता है। नंबर ऑफ बी सेल नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो आईजीजी को सिंथेसाइज नहीं कर पाते होते, क्योंकि हेल्पर टी सेल के अंदर मसला आ जाता है, स्पेसिफिकली फॉलिकुलर टी सेल के अंदर। तो ये तो हो गया बी सेल की डेफिशिएंसी। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें स्पेसिफिक डेफिशिएंसी होती है टी सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम, इटेक्सिया टेलेंजेक्टिएजा, थाइमिक एप्लेजिया। ओके, इसके साथ
साइटोकाइन सिग्नलिंग डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जल्दी विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम का। तो विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम में रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होती है। एक्सीमिया, हाइपर सेंसिटिविटी और प्लेटलेट लेवल कम होना शुरू होता है। एक्स लिंक्ड है, सिर्फ आपने पॉजिटिव एजेंट या टियोलॉजी को देखना है। एक जीन है WASP, विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम, पी जीन, पी से मतलब है कि शॉर्ट आर्म के ऊपर एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। लीडिंग टू डिफेक्ट इन द एक्टिन फिलामेंट रिसेंबलिंग। अब होगा क्या, अब इस वास्प जीन में म्यूटेशन आ जाएगी। इस म्यूटेशन की वजह से एक्टिन फिलामेंट डिफेक्टिव होगा। जब एक्टिन फिलामेंट डिफेक्टिव होगा तो टी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, यानी टी सेल एंटीजन से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, ठीक हो गया। और बी सेल रिसेप्टर से एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो फाइनली जो पेशेंट्स होते हैं उनमें IgM का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, क्लास स्विचिंग नहीं हो पाती, ठीक है, ओके। यानी जो IgM होता है वो सही तरह प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक बी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तब तक IgM एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है इटेक्सिया टीलेंचेक्टिएजा। इसके अंदर इटेक्सिया होगा, टीलेंचेक्टिएजा होगा। इटेक्सिया स्टैगरिंग गेट है, टीलेंचेक्टिएजा इसके अंदर कंजक्टिवा के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं लार्ज हो जाएगी, कंजेस्टेड हो जाएगा। आपने इसके कॉजेटिव एजेंट को नोट करना है। म्यूटेशन होती है जीन के अंदर, ऐसा जीन जो किसी DNA रिपेयर वाले एंजाइम को इनकोड कर रहा है, ये सारे इनहेरिटेड है, तो म्यूटेशन तो आपने सबके अंदर लिखना है। तो ऐसा जीन जो DNA रिपेयर वाले एंजाइम को कोड करता है, लेकिन अगर ये इसमें म्यूटेशन आ जाएगी तो फिर वंस अगेन क्या होगा, टी सेल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, साथ साथ थोड़ी बहुत इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कम होना शुरू हो जाएगी, स्पेसिफिकली IgA जो कि रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सिक्रीशंस के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट है थाइमिक एपिलेसिया, जिसको डाइजॉर्ज सिंड्रोम कहते हैं। इसमें थाइमिक और पैराथायरॉयड ग्लैंड सही तरह डेवलप नहीं कर पाते। थर्ड और फोर्थ फेरेंशियल पाउच का मसला होता है, ठीक हो गया, ओके। सिर्फ आपने इसका मीनिंग याद रख लेना है। इसके बाद है साइटोकाइन सिग्नलिंग डिफेक्ट। क्या अगर साइटोकाइन का सिग्नलिंग डिफेक्ट मैकेनिज्म खराब हो गया, फॉर एग्जाम्पल कैंडिडा अल्बाइकेन है, वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल के अंदर तो इन्फेक्शन नहीं करवाता, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर इन्फेक्शन करवा देता है, ठीक हो गया। और स्पेसिफिकली इंटरल्यूकिन 17 या इसके रिसेप्टर की डेफिशिएंसी होती है, तब कैंडिडा का इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है। अगर इंटरल्यूकिन 12 गैमा इंटरफेरॉन गैमा या इनके रिसेप्टर की म्यूटेशन आ जाए तो माइकोबैक्टीरियम और साल्मोनेला के स्पीशीज होने के इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। जो इंटरल्यूकिन 12 है, नॉर्मली CD4 जो नेव होते हैं उनको TH1 में कन्वर्ट करा देता है, और जो TH1 सेल होती है ये इंटरफेरॉन गैमा प्रोड्यूस करते हैं। वो इंटरफेरॉन गैमा मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है, वो मैक्रोफेज इन इन्फेक्शंस को लिमिट करते हैं। लेकिन जब इनमें इसकी म्यूटेशन आ जाएगी, ठीक है, इंटरल्यूकिन 12 के रिसेप्टर की यानी कि अपनी प्रोटीन की, तो फिर ये इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगी। लास्ट है कि अगर STAT3 इसकी अगर डिफेक्टिव आती है तो उसकी वजह से इंटरल्यूकिन 23, 6 और 21 की सिग्नलिंग खराब हो जाती है। जो STAT3 होता है ये TH17 सेल की डिफरेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा B सेल की स्विचिंग इसकी वजह से हो सकती है, ओके। और फाइनली इसकी ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म को जैकब सिंड्रोम या हाइपर IgE सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट है कंबाइंड T एंड B सेल डेफिशिएंसी। इसके अंदर आपने सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का पढ़ना है। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है, कुछ ऑटोसोमल फॉर्म्स होती है, कुछ एक्स लिंक्ड फॉर्म होती है। एक्स लिंक्ड फॉर्म में जो डिफेक्ट होता है वो इंटरल्यूकिन 12 के एक प्रोटीन चेन के अंदर होता है। दूसरा ऑटोसोमल फॉर्म में टायरोसिन काइनेज में म्यूटेशन आ सकती है, ठीक है, या डिफरेंट जेनस काइनेज 3 में म्यूटेशन आ सकती है, या रिकॉम्बिनेस एंजाइम में म्यूटेशन आ सकती है, या एडिनोसिन डीअमाइनेज या प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज वाले एंजाइम में म्यूटेशन आ सकती है, या MHC टाइप 1 या MHC टाइप 2 इनमें मसला आ सकता है। तो सिर्फ आपने इटियोलॉजी को देख लेना है। अगर MHC टाइप 1 और टाइप 2 में मसला आ जाता है तो उसको बोलते हैं बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम। बेयर का मतलब है इनके ऊपर कोई रिसेप्टर नहीं लगे हुए, नेकेड है, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। हमने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है, बाकी मैं साथ साथ वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।